हे गाइस, नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की। आपकी आज की जो टॉपिक रहने वाली है दोस्तों, आज की टॉपिक है चुंबकत्व से संबंधित परिभाषाएं, यानी चुंबकत्व से संबंधित कौन कौन सी शब्द आते हैं, कौन कौन से पद हैं, उन सबको हम जानने वाले हैं। और दोस्तों, एकदम आसान भाषा में हम उनकी चर्चा करेंगे और आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो समझने के लिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए, यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। भाई, सबसे पहली बात आती है कि चुंबकत्व तो क्या होता है, तब तो चुंबकत्व से संबंधित परिभाषाएं समझेंगे। तो इधर रफली के रूप में, इधर रफ के रूप में हम समझेंगे कि चुंबकत्व तो क्या होता है। ध्यान से समझिएगा रफ के रूप में कि भाई चुंबकत्व क्या होता है कि किसी चुंबक के, कोई भी चुंबक हो गया, जैसे चुंबक हम क्या बना लेते हैं, ये कोई चुंबक बना लेते हैं, ये N हो गया और ये S हो गया, ये चुंबक के दो ध्रुव हो गए। तो किसी भी चुंबक के द्वारा जो वस्तु को खींचने का जो गुण होता है किसी चुंबक में, वह चुंबकत्व किसी पदार्थ का वह गुण होता है, वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। सबसे पहली बात, चुंबकत्व जो होता है दोस्तों, चुंबकत्व जो होता है वह एक प्रकार का प्रॉपर्टी होता है किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का वह क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, अर्थात वह गुणधर्म होता है कि जिसके कारण वो जो पदार्थ होता है अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो इसके आधार पे, चुंबकत्व के आधार पे सभी पदार्थ, जैसे लोहा का खींचने का क्षमता कुछ और होगा, निकिल का कुछ और होगा, तो सभी पदार्थों के व्यवहार अलग अलग थे। जब लोहे को चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाया जाता था तो कुछ और प्रभाव दिखता था, निकिल को ले जाते थे तो कुछ और प्रभाव दिखता था। तो तमाम प्रकार की पदार्थों को लेके गए तो तमाम प्रकार की घटनाएं घटित हुई। तो इन सब को समझने के लिए वहां पर चुंबकत्व के आधार पे, अर्थात किसी पदार्थ को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाते हैं, उसमें चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या होता है, उन सब के आधार पे चुंबकत्व को विभाजित कर दिया गया। तो हम कह सकते हैं इस चुंबकत्व संबंधित में सबसे पहली डेफिनेशन है, सबसे पहला पद होता है, हम उन्हें जानने वाले हैं, चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, तो एकदम बिल्कुल आसान और सरल भाषा में चुंबकीय प्रेरण जान लेते हैं, तब इधर की तरफ आते हैं, इनको हम लिखेंगे। तो ध्यान से समझना दोस्तों कि चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। एक एग्जाम्पल उठाते हैं, फिर आपको चर्चा करते हैं। जैसे मैंने क्या ले लिया कि ये कोई चुंबक ले लिया, ये क्या ले लिए, कोई चुंबक ले लिए, ये N हो गया, ये S हो गए, ये चुंबक के दो ध्रुव हो गए। जब किसी चुंबक को, जब किसी चुंबक को एक जगह रख दिया जाता है, स्थिर कर दिया जाता है, तो इस चुंबक से जो है, ध्यान से समझिएगा, इस चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलकर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर क्या होती है, समाप्त होती है। यानी जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ क्या होती हैं, निकलती हैं। एक बार फिर से बता देना चाहते हैं, जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। अब क्या होता है, जब किसी अब यहाँ एक बात बताइएगा, ये जो चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है वो चारों तरफ का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो अब हम समझने वाले हैं चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, जब किसी पदार्थ को, जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, कोई पदार्थ यहाँ ए है दोस्तों और यहाँ कोई पदार्थ बी है, ध्यान से समझना। जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो वह पदार्थ भी
एक चुंबक के भांति व्यवहार करने लगता है। पदार्थ का यह गुण, पदार्थ के इस गुण को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आया? हमने क्या कहा, जब किसी पदार्थ को, जब किसी मैटर को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में उठा के रख देते हैं तो वह पदार्थ भी एक चुंबक के भांति व्यवहार करने लगता है। वह पदार्थ भी के अंदर चुंबकीय गुण विद्यमान हो जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को चुंबकीय प्रेरण का नाम दिया जाता है। ये इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। तो हम चुंबकीय प्रेरण की डिफिनीशन इधर की तरफ लिख लेते हैं, फिर हम लोग इधर की तरफ आने वाले हैं। तो इसे मूव कर लेते हैं, इसे हटा देते हैं। जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ध्यान से, जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं या रखा जाता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है, या हम कह सकते हैं तो उस पदार्थ में चुंबकीय गुण विद्यमान हो जाता है। पदार्थ के इस गुण को चुंबकीय प्रेरण का नाम दिया जाता है। तो वह पदार्थ, या कह सकते हैं तो उस पदार्थ में चुंबकीय गुण, क्या चुंबकीय गुण आ जाते हैं। चुंबकीय गुण आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को, या पदार्थ के इस चुंबकत्व को, पदार्थ के इस गुण को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो ये हो गया आपका पहला परिभाषा चुंबकीय प्रेरण का। अब हम अगले पद की चर्चा करने वाले हैं। अगला पद क्या होता है? चुंबकन की तीव्रता क्या होती है, यानी नेक्स्ट पद क्या होने वाला है? चुंबकन की तीव्रता को हम लोग समझने वाले हैं। तो इसको भी एकदम आसान भाषा में समझेंगे और आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि चुंबकन की तीव्रता क्या होती है। तो ध्यान से समझिएगा, जो चुंबकन की तीव्रता होती है उसे हम आई से व्यक्त करते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो चुंबकन की तीव्रता होती है उसे हम आई से व्यक्त करते हैं। आई इक्वल टू होता है एम अपान वी। एम अपान क्या होता है? वी होता है। और जो दोस्तों यहाँ एम होता है वो एम क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण होता है। क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण होता है। ध्यान से, जो चुंबकीय आघूर्ण होता है। और जो वी होता है, वी क्या होता है? आयतन होता है। क्या होता है? आयतन होता है। तो यहां से अगर हम परिभाषा बनाएं, चुंबकन की तीव्रता क्या होती है, तो एकांक आयतन में, क्या एकांक आयतन, किसके एकांक आयतन में? जो पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में आप रखते हो, चुंबकीय क्षेत्र में रखे पदार्थ के एकांक आयतन में, चुंबकीय क्षेत्र में रखे पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण ही उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कहलाती है। फिर से एक बार समझिएगा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित या उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण ही उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कहलाती है। चुंबकन तीव्रता को आई से व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। इसका जो मात्रक होता है वो आपको ध्यान देना होगा। अभी इसकी मात्रक हम आपको दोस्तों निकाल के बता देंगे। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, चुंबकन तीव्रता क्या होती है?
एकांक आयतन में उत्पन्न, एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण ही उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कहलाती है। इसे कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं। कैपिटल आई इक्वल टू एम अपान क्या होता है, वी होता है। यह एक सदिश राशि होता है। चले तो बातें करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं क्या होगा। चलिए क्या डिफिनीशन होगा, पदार्थ के एकांक, एकांक मतलब एक होता है, पदार्थ के एकांक आयतन में, एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण की मात्रा, एकांक आयतन में उपस्थित या उत्पन्न लिखिएगा, एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण की मात्रा, उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण की मात्रा, चुंबकीय आघूर्ण की मात्रा, ध्यान से, उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण की मात्रा उस पदार्थ की क्या, उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कहलाती है। उस पदार्थ की क्या कहलाती है, चुंबकन तीव्रता कहलाती है, चुंबकन तीव्रता कहलाती है। इसे किससे व्यक्त करते हैं, इसकी जो डिटेल है वो क्या होता है, इसे आई से व्यक्त करते हैं, कैपिटल आई, इसे आई से व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं, आई से व्यक्त करते हैं। अगला पॉइंट क्या होता है, यह एक सदिश राशि होती है, यानी इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक, 2 पॉइंट हो गया। अगला, यदि हम इसका फार्मूला लिखना चाहें तो I इक्वल टू एम अपान वी हो जाएगा, और यहाँ से यदि हम इनका यम जो होता है, तो दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर m क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है, और m की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल m इंटू 2l, आपको ये भी परिभाषा लेक्चर में बताई गई है। उसके बाद जो आयतन होता है वो क्षेत्रफल गुणे लंबाई होता है, तो क्षेत्रफल गुणे क्या है, यहाँ पर लंबाई है आपकी 2l है। अब ये आयतन हो गया, अब यहाँ से 2l कैंसिल हो जाएगा, तो m बटे क्या हो जाता है, a हो जाता है, और इसका जो मात्रक आता है यहाँ से एम्पियर क्या हो जाता है, एम्पियर, इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू, एम का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर होता है, एम्पियर इंटू कितना होता है, मीटर होता है, और जो ए होता है, ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर कट जाता है, तो इसका जो मात्रक प्राप्त होता है वो एम्पियर प्रति क्या होता है, मीटर होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसका मात्रक भी निकाल सकते हो। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम अगले पदों की चर्चा करते हैं, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों बात करते हैं आपकी जो तीसरा परिभाषा है वो चुंबकीय तीव्रता क्या होता है। तो चुंबकीय तीव्रता क्या होता है आप जानते हैं, जैसे आपने क्या ले लिया कि ये कोई चुंबक ले लिए, तो अभी मैंने आपको जैसे कि बताया था कि चुंबक के जो ये आपका RUGH यानी रक्त की बातें होने वाली, यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि ये चुंबक है, तो ये चुंबक के जो चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर ऐसे कुछ चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, तो ये आपके चारों तरफ का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो प्रश्न कह रहा है, यानी आपका जो समझा परिभाषा बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ को, अब इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा कोई पदार्थ यहाँ पर एक है, कोई पदार्थ एक यहाँ पर है, एक कोई पदार्थ यहाँ पर है, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ को चुंबकीय, चुंबकीय मतलब आकर्षित, खींचने की जो क्षमता होती है, जैसे इस पदार्थ को यह जो चुंबक है वह कितनी तेजी से खींच ले रहा है, वह क्या कहलाता है,
चुंबकीय तीव्रता कहलाता है। अर्थात कोई भी चुंबक उसके क्षेत्र में रखे हुए पदार्थ को खींचने की जो क्षमता होती है, यह जो चुंबक है इस पदार्थ को खींचने की जितनी क्षमता होगी इस पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता कहलाती है। यानी जैसे मैंने कहा दिया कि ये मार्कर चुंबक है और इस मार्कर से इतनी दूर पर कोई पदार्थ रखा गया, इतनी दूर पर, अब इस पदार्थ को यह कितनी तेजी से खींचता है वह इसकी चुंबकीय तीव्रता कहलाता है। तो वही तो कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए किसी भी पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता चुंबकीय तीव्रता कहलाती है। नोट पॉइंट बात क्या है कि इसे जो है H से व्यक्त करते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसे किससे व्यक्त करते हैं, H से व्यक्त करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर प्रति मीटर होता है। इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर प्रति मीटर होता है। इसका एक अन्य भी मात्रक है, ये देख लीजिए, इसका एक अन्य मात्रक है ओरेस्टेड, जो कि एक वैज्ञानिक थे। फिर उसके बाद यह एक कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। इन 4 पॉइंट को आप क्लियर कीजिएगा। फिर से एक बार, इसे किससे व्यक्त करते हैं, एस से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर होता है। एक दूसरा मात्रक क्या होता है, ओरेस्टेड होता है। यह एक कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। और चुंबकीय तीव्रता के लिए जो व्यंजक उपयोग में लाते हैं, चुंबकीय तीव्रता के लिए जिस सूत्र का हम लोग उपयोग करते हैं वो क्या होता है, H इक्वल टू बी अपान म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट माइनस आई। तो B क्या होता है, B होता है चुंबकीय क्षेत्र, और जो आपका I होता है, I क्या होता है, इससे पहले आपने देखा था I होता है, जो होता है I क्या होता है आपकी, जो इससे पिछले वाली हेडिंग देखा था, चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की क्या तीव्रता। तो आई आपका चुंबकन की तीव्रता होती है, बी चुंबकीय क्षेत्र होता है, म्यू नॉट क्या होता है, चुंबकशीलता होती है। तो ये बात होती है, हम चुंबकीय तीव्रता के लिए इस व्यंजक का उपयोग करते हैं। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब परिभाषाएं हैं गाइस, और हमेशा एक एक नंबर के बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो किसी भी डिफिनीशन को जरा सा भी मिस मत करना। अगर यदि किसी भी डिफिनीशन को आपको समझने में कोई समस्याएं आती है तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट अपना जरूर छोड़िएगा, उसको हम पूर्ण रूप से फिर से समझाने का प्रयास आपको करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। अब अगली आपकी टॉपिक आती है चौथे नंबर की, चुंबकशीलता क्या होती है। चुंबकशीलता क्या होती है, तो सबसे पहली बात हमको ये समझना है कि जो होती है चुंबकशीलता क्या होती है। क्या करा, चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय तीव्रता का अनुपात ही चुंबकशीलता कहलाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र, अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बी होता है, और चुंबकीय तीव्रता आई, अर्थात ये जो म्यू होता है, ये म्यू जो होता है वो बी अपान आई के क्या होता है, बराबर होता है। और बी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, और आई क्या होता है, चुंबकीय तीव्रता। अर्थात किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए चुंबक के द्वारा जो चुंबक की तीव्रता होगी, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र B और चुंबकीय तीव्रता I का अनुपात चुंबकशीलता कहलाता है। और इसका जो मात्रक होता है वह न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या तो वेबर प्रति एम्पियर मीटर होता है। एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है B और जो चुंबकीय तीव्रता I, B और I का अनुपात चुंबकशीलता कहलाता है। यह एक नियतांक होता है, यह एक प्रकार का नियतांक होता है। इसका जो मात्रक होता है वह न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या वेबर प्रति एम्पियर मीटर होता है। तो दोस्तों ये दो डिफिनीशन आपके जरूर क्लियर हो गए होंगे। अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये एग्जाम के दृष्टि से 99% भैया इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान से, आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता किसे कहते हैं। एक नंबर का प्रश्न यहां से कई बार पूछा जाता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता से आप क्या समझते हैं। तो आप वहां पर क्या बताना, आसान से बताइएगा कि चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है, चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता अर्थात म्यू, चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है अर्थात म्यू, और उसके बाद वायु की चुंबकशीलता अर्थात म्यू नॉट,
का अनुपात ही म्यू अपान म्यू नॉट ही आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाता है। इसे म्यू आर से व्यक्त करते हैं। आर का उपयोग इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि दोस्तों आर का मतलब होता है रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब होता है आपेक्षिक। तो एक बार फिर से चर्चा करते हैं, म्यू क्या है? चुंबक की चुंबकशीलता है। और म्यू नॉट क्या है? वायु की चुंबकशीलता है। तो भैया चुंबक की चुंबकशीलता और वायु की चुंबकशीलता का अनुपात ही आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता कहलाती है। ये बात आपको जरूर आनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, यदि हम इनको दूसरे फार्मूले में व्यक्त करना चाहें तो आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। इस म्यू के स्थान पे यदि हम ये रख दें बी बटे आई और म्यू नॉट के स्थान पे बी नॉट अपान आई, तो ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके स्थान पे बी अपान बी नॉट बच जाएगा। अर्थात यहां से दोस्तों हम एक परिभाषा और दे सकते हैं इस वाले से, बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। और बी नॉट क्या है? निर्वात की चुंबकीय क्षेत्र है, वायु की चुंबकीय क्षेत्र है। अर्थात चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और वायु का चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात ही आपकी आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाती है। इसकी कोई मात्रक और बीमा नहीं होती, यह बीमाहीन राशि होती है। फिर से एक बार देखिएगा, वायु की चुंबकीय क्षेत्र चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और वायु के चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। तो अब हम बातें करने वाले हैं एकदम जबरदस्त। अब हम पहचानेंगे यदि म्यू आर का मान एक से छोटा हो, ये जिधर खुला होता है वो बड़ा होता है, तो म्यू आर एक से छोटा होगा तो पदार्थ क्या होगा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। यदि हम जिस चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ को रखे हैं और वहां पर म्यू आर का मान एक से छोटा आता है तो रखा गया पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। दोस्तों अगली बातें क्या होती है कि जो यदि म्यू आर का मान एक से बड़ा हो, यदि म्यू आर का मान एक से बड़ा हो तो वह अनचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। अर्थात ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने के बाद वो चुंबकित नहीं होंगे, वो आपके अनचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आप दोस्त जितने लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये सब पदार्थ क्या होते हैं, तो आप जरा सा भी टेंशन ना लीजिए, इसके बाद आने वाले वीडियो में हम इन्हीं सब की चर्चा करेंगे। प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और अनचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, इन सब की सारी डिटेल जानेंगे। आज के लिए केवल इतना जान लीजिए कि म्यू आर जब एक से छोटा रहेगा तो पदार्थ प्रतिचुंबकीय होगा, जब म्यू आर का मान एक से बड़ा हो, क्योंकि ये खुला इधर है ना, म्यू आर बड़ा है, तो म्यू आर का मान एक से बड़ा होगा तो पदार्थ अनचुंबकीय होगा। और जब म्यू आर का मान एक से काफी बड़ा हो जाए, एक से बहुत बड़ा हो जाए, तो कौन सा पदार्थ होगा? लौह चुंबकीय होगा। तो दोस्तों आज आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आज की पढ़ाए गए टॉपिक से आपके बहुत सारे प्रश्न एक एक नंबर के तैयार हो जाते होंगे, तो आप एक बार इसको वीडियो को देखिएगा और जम के जो है, जो भी चीजें में आपको कोई डाउट रह गया होगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते होंगे कि आज की लेक्चर आपको जरूर समझ में आई होगी, और यदि लेक्चर समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अभी इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ संबंध, एक दूसरे के बीच में कुछ संबंध है, उसको हम थोड़ी सी अगले इसके पार्ट में, ये पार्ट 1 के नाम से रहेगा, वो पार्ट 2 के नाम से, तो पार्ट 2 में हम सारी जो चीजें अभी बच रही हैं उन सब चीजों का अध्ययन हम लोग पार्ट 2 वाले वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है तो दिक्कतें आने लगती है दोस्तों। तो इसलिए आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए दोस्तों, लग जाइए अपने तैयारी में, क्योंकि अभी बहुत ही समय नहीं रह गया है। जिन प्यारे बच्चों, जितने लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उन लोगों को लग रहा होगा कि यदि बहुत समय बचा है, तो कुछ नहीं बचा है दोस्तों, अभी से लग जाओ, क्योंकि 90% लाने हैं तो भाई मेहनत तो करना पड़ता है। तो दोस्तों इन्हीं के साथ आज की लेक्चर हम समाप्त करते हैं।
और उम्मीद करते होंगे कि आप ज़रूर सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दिए होंगे। आप सेल्फ स्टडी जरूर करें दोस्तों। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।